जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड के इतिहास की नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें कि हमने उत्तराखंड का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश है, कार्तिकेय राजवंश या जिसे हम कत्यूरी वंश भी कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम उत्तराखंड में परमार वंश या पंवार वंश को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले एक बात बता दूं, जो भी हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं और जिस भी स्टूडेंट को ये लगता है कि इस टॉपिक में हमको कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो लोग हमको बेझिझक से कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, कोई पढ़ रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है हमारी वीडियो में, तो हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले एक कमेंट आया था कि सर, जो उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर है, वो शकों ने बनाया था या फिर कत्यूरियों ने बनाया था। ठीक है, ये कहीं पे किताबों में लिखा है कि शकों ने बनाया था। ठीक है, पहले इसको एक बार पूरा करेक्शन करके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या था। ठीक है, देखो, मैंने कहा था कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ से तुम्हारे कहा ले ली थी, कत्यूर घाटी, भैंसनाथ या बागेश्वर की कत्यूर घाटी में ले ली थी। जिसमें कि हमने कहा था कि लोक गीतों या लोक कथाओं से हमें पता चलता है कि अशांति देव नाम का पहला व्यक्ति था। कौन था? अशांति देव। ठीक है, देखो, सुभिक्ष राज भी उसका, ठीक है, जो अंतिम शासक था ना, अंतिम वंश का, सुभिक्ष राज लास्ट। किताबों में ये भी लिखा है कि सुभिक्ष राज ने अपनी राजधानी को कत्यूर घाटी में स्थानांतरित किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने उनमें पढ़ते हैं कि लोकगीतों में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि पहला शासक जिसने कि अपनी राजधानी को कत्यूर घाटी में कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित किया था, वो तुम्हारा कौन था? अशांति देव। अशांति देव को एक उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देना कि मैंने राजा का नाम में लिखा, सीधा लिख दिया कि कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, उसमें लिखना कि अशांति देव के बाद जो तुम्हारे पास दूसरा शासक था, उसका नाम था कटारमल। क्या था? कटारमल। और इस कटारमल की पुष्टि हमें कहां से होती है? अल्मोड़ा के कटारमल के सूर्य मंदिर से। कहां से होती है? इसको आप ढंग से एक बार देना। जो अशांति देव के बाद दूसरा कत्यूरी शासक था, ये तुम्हारे क्या है सारे? कत्यूरी शासक। कहाँ के कत्यूरी शासक? कत्यूर घाटी के, क्योंकि कार्तिकेयपुर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब कटारमल का इसमें यार न कि इसने तुम्हारे पास क्या बनाया था? कटारमल का, इसको ढंग से लिखना, कटारमल का सूर्य मंदिर। अगर आए कि कटारमल का सूर्य मंदिर तुम्हारे पास किसने बनाया था, तो कत्यूरी शासक कटारमल ने अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर बनाया था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बड़ा आदित्य, बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर। थोड़ा इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है हर किसी को पढ़ने में। ठीक है, देखो, आपकी चाहे परीक्षा वाणी है, चाहे बीएसली है, जिस भी आप किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें लिखा है कि जो तुम्हारे पास कटारमल का सूर्य मंदिर है, उसमें ये नहीं लिखा है कि शकों ने बनाया था। उसमें क्या लिखा है कि जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, वो हमको शकों के निवास की पुष्टि करती है। किसके? शकों के निवास की पुष्टि करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कटारमल का सूर्य मंदिर तुम्हारे पास किस बना होगा? शकों ने बनाया होगा। ठीक है, अब देखो, इस शकों को हम कटारमल से क्यों जोड़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में, इसके पीछे की हिस्ट्री को जान लेते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने बात करी किसकी? कटारमल का सूर्य मंदिर। सबसे पहले को यहाँ पे कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर। देखो, सबसे पहले देखो, जो तुम्हारा कटारमल का सूर्य मंदिर है, वो तुम्हारे पास किसने बनाया था? कत्यूरी शासक, कत्यूरी शासक कटारमल। किसने बनाया था? कटारमल ने। इसको इतिहासकार मानते हैं कि 9वीं और 12वीं सदी के बीच में बनाया था। ठीक है, और ये तुम्हारे पास सबसे आगे कि अगर कटारमल का सूर्य मंदिर तुम्हारे पास कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में तुम्हारा एक गांव पड़ता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अधेली। इसको आप ढंग से लिखना, पेपर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर आएगी कटारमल का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, तो कत्यूर शासक कटारमल ने बनाया था। कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिले का एक तुम्हारे पास गांव है, उसका नाम तुम्हारे पास क्या है? अधेली सुनार। क्लियर करके जाना। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था कि शकों की पुष्टि के हमको यहाँ पे प्रमाण देते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास कटारमल का सूर्य मंदिर है, उसमें तुम्हारे पास जो गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह किसे कहते हैं? जैसे तुम्हारे पास मंदिर है, ठीक है,
ये तुम्हारे पास क्या है, मंदिर में। ये तो मुख्य द्वार होता है मंदिर का, आप देखते होंगे कि मंदिर क्या है, मुख्य द्वार। जैसे आप अंदर जाओगे तो अगर आप अंदर जाओगे, देखो आप 3D में देखोगे इसको, तो जब आप अंदर जाओगे तो आपको वहां पे एक चीज मिलता है, गर्भगृह। क्या मिलता है? गर्भ ग्रह। गर्भगृह किसे कहते हैं? मंदिर का वह स्थान जहाँ पर हम उस मतलब कि मंदिर से संबंधित देवी या देवता की मूर्ति को वहाँ पे क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तो याद रखना कि जो इस कटारमल के सूर्य मंदिर के गर्भगृह में है, उसमें तुम्हारे पास किस भगवान की मूर्ति है? सूर्य भगवान की। किस भगवान की? सूर्य देव की वहाँ पे क्या है? मूर्ति है। देखो कटार सूर्य मंदिर है तो ऑब्वियसली सूर्य मंदिर होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो तुम्हारे पास सूर्य देव की जो मूर्ति बनी हुई है, वो तुम्हारे पास किस रूप में है? बूटधारी रूप में है। बूटधारी का मतलब उन्होंने जूते पहने हुए हैं, ठीक है, जूते पहने हुए। क्लियर कर जाने आता है, ठीक है। पहले हमने क्या बोला? कटारमल का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कत्यूरी शासक कटारमल ने बनाया था। 9वीं और 12वीं सदी के बीच में इसको इतिहासकार मानते हैं। कहाँ पर है? अल्मोड़ा के अधेली सुनार नामक गांव में है। कौन सी मूर्ति है? गर्भगृह में कौन सी मूर्ति है? सूर्यदेव की मूर्ति है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सूर्यदेव की मूर्ति है तुम्हारे पास किस में है? बूटधारी में है, जो कि उत्तर भारत में हमको पहला मंदिर ऐसा देखने को मिलता है जिसमें कि हमारे पास जो उनके जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो पूरे वेशभूषा में किस में है? वेशभूषा में है। और वेशभूषा के साथ साथ तुम्हारे पास क्या है? बूटधारी, उन्होंने जूते पहने हुए भी हैं। और इनकी पुष्टि इसलिए करते हम क्योंकि जो जहाँ से तुम्हारे पास शक लोग आए थे, तो शक लोग भी अपने सूर्यदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वो स्वयं को तुम्हारे पास सूर्यवंशी मानते। क्या मानते? सूर्यवंशी मानते थे। इसलिए वो अपने देवता सूर्यदेव की पूजा जिस उसमें करते, उसमें उन्होंने कपड़े पहने हुए रहते थे। मतलब कि जो मतलब कि जो भी शक होंगे रिलेटिव उनके देवी देवता होंगे ना, तो वो क्या पहनते थे? कपड़े पहनते थे, मतलब उनकी वेशभूषा होती थी और प्लस में बूटधारी। इसलिए हम कहते हैं कि इस मंदिर में कभी न कभी शकों ने भी मंदिर में क्या करी होगी? पूजा करी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कटारमल के सूर्य मंदिर से हमको शकों की क्या होती है? पुष्टि होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे पास कटारमल का सूर्य मंदिर है ये शकों ने बनाया था। सिर्फ प्रश्न आएगा कि कटारमल का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो कत्यूरी शासक कटारमल ने बनाया था। लेकिन कटारमल के सूर्य मंदिर से हमको शकों के निवास की पुष्टि होती है, ना कि शकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आप गूगल पे सर्च मार के देखते हैं तो एक बार वहां पर सर्च मार लेना कि कटारमल का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने इसके बारे में पता कर लिया कि कैसे तुम्हारे पास यहाँ पे कटारमल के बारे में जो भी हमारे डाउट थे हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अब हमारा आज का है परमार वंश। क्या है? परमार वंश या पंवार वंश। देखो अब तो हमने जितना भी पढ़ा वो तुम्हारे पास क्या होगा? प्राचीन इतिहास। अब जैसे तुम्हारे पास परमार वंश एंटर हो जाएगा उत्तराखंड की हिस्ट्री में, उसको हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। किसमें पढ़ते हैं? मध्यकालीन उत्तराखंड में, सॉरी मध्यकालीन उत्तराखंड में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे तुम्हारे पास पंवार वंश है चाहे चंद वंश है। इसमें थोड़ा एक बार पुराना रिकॉल कर देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। मैंने कहा था कि जो तुम्हारा अंतिम था ना, जैसे हमने कल पढ़ा राजोला मालूशाही की कहानी, ठीक है। जो तुम्हारे पास मालूशाही था, उसके बाद तुम्हारे पास जो अंतिम कत्यूरी शासक था उसका नाम तुम्हारा क्या था? वीरमदेव या ब्रह्मदेव। क्या था? वीरमदेव। क्या था? वीरमदेव, ठीक है। मैंने कहा था कि ये एक तुम्हारा अंतिम शासक था, ये तुम्हारा क्रूर शासक था, ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करता था। और इसने क्या कर दिया कि पूरे कत्यूरी राज को तुम्हारे क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास केंद्र सत्ता का मतलब कि जो केंद्र सत्ता का तुम्हारा मजबूत था वो तुम्हारा अंतिम विरमदेव था। उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा क्या था? थोड़ा भोग विलासी टाइप का था। और इसने पूरे राज्य को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इसकी मृत्यु हो जाती, मैंने कहा उसके बाद उत्तराखंड में तुम्हारे पास अराजकता फैल जाएगी। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड है, ठीक है। सपोज उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आपको देखना है कि अभी तक पूरे उत्तराखंड को एकजुट तुम्हारा किसने किया था? कत्यूरों ने। किसने किया था? कत्यूरों ने। फिर क्या करते हैं कि अलग अलग तुम्हारे पास हर जगह से जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, और कुमाऊं में भी वही हिस्सा होता है और गढ़वाल में भी वही। यहाँ भी छोटे छोटे राज्य तुम्हारे क्या कर देंगे? अपने को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। और गढ़वाल के इस भूभाग पर तुम्हारे पास मानते हैं कि गढ़वाल में ही तुम्हारे पास छोटे छोटे तुम्हारे पास कितना गढ़ हो गए? 52 गढ़ हो गए। और इन 52 गढ़ों ने स्वयं को तुम्हारे क्या कहा? गढ़पति। क्या कहा? गढ़पति का। ये स्वयं को तुम्हारे पास गढ़पति कहते हैं भाई, ये लोग, ठीक है, कि हम गढ़ों के क्या पति हैं। क्योंकि अब इनको
मतलब कि इनको कंट्रोल करने वाला केंद्र में कोई सा भी कत्यूर शासक अब था नहीं। इसलिए इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने छोटे-छोटे किले बनाए और इन किलों को गढ़वाल में हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़। इसलिए 52 गढ़ तुम्हारे कहाँ थे? सिर्फ कहाँ थे तुम्हारे पास? गढ़वाल में थे। और इस गढ़वाल में इन 52 गढ़ों को ही हमको देखना है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस 52 गढ़ों में से चमोली में एक तुम्हारे पास था, उसका नाम था तुम्हारे पास चांदपुर गढ़। क्या था? चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़। ठीक है? देखो उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों से ये अनुरोध भी है मेरा, मैंने जैसे कल कहा था कि अपनी संस्कृति को पहचानो, विज़िटिंग करो, ठीक है? अच्छे से जहाँ पुराने प्राचीन मंदिर है, एक बार वहाँ देखो, वहाँ के पुजारियों से थोड़ा वहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो आप लोगों को पता ही इससे कैसे होगा कि यार हाँ, उस टाइम पे ऐसे स्थापत्य कला थी यहाँ पे शिल्प कला इस प्रकार की थी। जब आप यहाँ पे जाओगे ना चांदपुरगढ़ में, तो वहाँ थोड़ा मंदिर देखना पहले, ठीक है? वहाँ का मंदिर आप देखोगे यार इतने बड़े-बड़े मंदिरों पे जो डिज़ाइन होगा ना, आज तक जो तुम्हारे ये है ना, ये पूरे इंजीनियरिंग भी फेल है उस टाइम के। उस टाइम पे देखो उनके पास ना हथियार थे, ना उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? सिर्फ़ चाइनीज़ उन्होंने खोद करके इतने अच्छे मतलब कि वास्तुकला को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे चांदपुरगढ़ में मैंने कहा था कि इनमें से एक तुम्हारे पास क्या था? गढ़ था, उसका नाम तुम्हारा क्या है? चांदपुरगढ़ था, ठीक है? अब चांदपुरगढ़ से यहाँ पे अब विरमदीव तो चले गया। अब इसमें से मैं इम्पोर्टेंट चांदपुर देखो ऐसे तो हमारे पास 52 गढ़ थे ना, देवलगढ़ हो गया, वहाँ पे तुम्हारे पे कफूचौन का तुम्हारे पास अलग था, ऊपूगढ़ था तुम्हारे पास, ऐसे विभिन्न प्रकार के गढ़ यहाँ पे हुआ करते थे, जिसमें से कि सबसे इम्पोर्टेंट चांदपुरगढ़ है। क्या है तुम्हारे पास? चांदपुरगढ़। एक अलग से चांदपुरगढ़ था और इस चांदपुरगढ़ का तुम्हारे पास गढ़पति क्या था? गढ़पति, उसका नाम हुआ करता था भानु प्रताप। क्या था? भानु प्रताप नाम का यहाँ पे एक शासक था, जो कि यहाँ पे चांदपुरगढ़ में शासन कर रहा था, ठीक है? थोड़ा इसका इमेज बना देना आप लोग भी। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होता है। अब चांदपुरगढ़ जैसे यहाँ पे भानु प्रताप शासन कर रहा था। अब मानते हैं कि जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, उस टाइम पे इनके 2 पुत्रियाँ हुई। कितनी पुत्रियाँ हुई? एक का नाम है तुम्हारे पास चित्रवीणा। इतिहासकार मानते हैं कि चित्रवीणा था। एक नाम तुम्हारे पास सुचित्रवीणा। ठीक हो गया। तो मानते हैं कि जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ तुम्हारे पास चमोली जिले में पड़ने वाला चांदपुर गढ़ था, जिसका शासक तुम्हारे पास भानु प्रताप था। उसकी 2 पुत्रियाँ थी, चित्रवीणा और सुचित्रवीणा। अब क्या होता है कि देखो अब राजा को आगे करने के लिए जो उसका उत्तराधिकारी होगा, वो तुम्हारे पास उसके बाद था नहीं। क्यों? उसके पास पुत्र नहीं था। वो बहुत परेशान हुआ। लेकिन आपको पता है कि बसंत देव के समय से ही हमारे यहाँ पे वैष्णव धर्म आ गया था। मतलब कि जितने भी लोग थे वो तुम्हारे किसको मानते? वैष्णव धर्म को। और वैष्णव धर्म में हमारे पास जो सबसे प्राचीन मंदिर आप मानते हैं, जो कि तुम्हारे पास कौन था? भगवान बद्री विशाल जी थे हमारे पास, बद्रीनाथ जी, ठीक है? तो याद रखिए जो भानु प्रताप लोग थे ना, जितने भी तुम्हारे पास से चांदपुर गढ़ थे, मतलब कि तुम्हारे पास क्या थे? बद्रीनाथ के क्या थे? पुजारी टाइप के, ठीक है? पुजारी बोले तो मतलब कि इनके ही अंडर में उस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि आज के डेट हम देखिए मंदिरों के तुम्हारे क्या बनते हैं? कमेटी बनती है, ठीक है? जैसे बीकेटीसी आज के डेट में है हमारे पास। वैसे उस टाइम पे बद्रीनाथ के जो मेन वो लोग थे, वो तुम्हारे कहाँ के थे? चांदपुर गढ़ के थे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पे एक चीज़ मानते हैं इतिहासकार लोग कि जो तुम्हारे पास धार नगरी है, क्या है? गुजरात में बस प्रॉपर गुजरात में नहीं है, गुजरात और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है, उसका हमारा भौगोलिक नाम है मालवा। क्या है? मालवा। आपने मालवा का पठार पढ़ा होगा, ठीक है? इस मालवा में तुम्हारे पास एक वो राजवंश उस टाइम पे शासन कर रहा था आपके पास मध्य भारत में, उसका नाम था तुम्हारे पास परमार वंश। क्या था? परमार वंश। और परमार वंश से मानते हैं कि एक राजकुमार परमार वंश से एक राजकुमार उसका नाम तुम्हारा था कनकपाल। क्या था? कनकपाल। अब मानते हैं कि ये जो तुम्हारे पास कनकपाल थे, जो तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? मालवा से आए थे। वहाँ के तुम्हारे पास परमार वंश के लोग शासन करते। वहाँ से मानते हैं कि एक राजकुमार कनकपाल नाम का कहाँ जाता है? बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं और उनको जैसे रास्ते में मिलते-मिलते तुम्हारे कौन जाते हैं तुम्हारे पास? भानु प्रताप जी का शासन देखने को मिलता है। अब उनके बीच बातचीत होती होगी। तब उन भानु प्रताप जी से मुलाकात होती है। देखो एक कनकपाल है, एक ये भी एक तुम्हारे क्या है? राजा है, क्या है? कहाँ का? मालवा का। कहाँ का है? मालवा का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये राजा बन के यहाँ पे आता है, तो वो कहता है यार कि देखो मेरे पास क्या नहीं है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तुम मेरे एक किसी भी पुत्र के साथ विवाह कर लो और यहाँ पे मेरे वंश को आगे बढ़ा लो, ठीक है?
और क्योंकि उनको जाना कहाँ था? बद्रीनाथ। देखो कोई राजा है, अकेले तो आ नहीं रहा होगा, उसके साथ पूरी सेना आ रही होगी, उसके साथ क्या रहेंगे, उसके पुरोहित लोग आ रहे होंगे, उसके साथ उसके सैनिक आ रहे होंगे, ठीक है? तो अकेले पूरा काफ़िले के साथ आएगा ना, क्योंकि राजा है वो तो। तो जब ये यहाँ आता है तो ये मानते हैं कि कनकपाल की शादी तुम्हारे पास किसके साथ होती है? सुचित्र वीणा के साथ इसकी शादी होती है और ये यहीं पर स्थापित हो जाता है और यहीं पे अपने वंश की स्थापना करते हैं। अब देखो अपने ससुर के तो करेगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? मालवा से, और उसका वहाँ पे तुम्हारा कौन सा वंश था? उसके वंश का नाम क्या था? परमार वंश। इसलिए अगर वो तुम्हारे पास कहाँ आएगा? चांदपुर गढ़ में आएगा, तो वहाँ पर अपना ही शासक चलेगा, उसका नाम तुम्हारा क्या होगा? परमार वंश। इसलिए हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में परमार वंश या गढ़वाल में परमार वंश, या इसे हम धीरे-धीरे क्या कहते हैं? पंवार वंश भी कहते हैं, ठीक है? अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम अब देखते हैं क्या है। अब देखो इतिहासकार कहते हैं कि जो तुम्हारे पास कनकपाल थे, उनका टाइम पीरियड था 888 से 899, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा जो उत्तराखंड में पंवार वंश चलेगा 888 से लेकर 1804 तक चलेगा, क्योंकि 1804 के बाद तुमको पता है कि यहाँ पे कौन आ जाएंगे? गोरखा शासन पूर्ण रूप से उत्तराखंड को विजित कर देंगे, लास्ट सिंगोले की संधि तक। उसके बाद फिर से तुम्हारा पंवार वंश तुम्हारा कहाँ चलता है? टिहरी रियासत में चलता है, ठीक है? अब यहाँ से हमको देखना है कि थोड़ा-थोड़ा करके आज के उसमें हमको 2-3 राजाओं के बारे में पता करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे राजा हैं तुम्हारे पास, ठीक है? अप्रॉक्स 60-70 राजा ऐसा है। इनमें से सारे हमको पढ़ने हैं नहीं, इम्पोर्टेंट पढ़ना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब देखो कनकपाल है, ठीक है? कनकपाल तुम्हारे पास कब का है? 888 से लेकर 800। कनकपाल को हम क्या कह सकते हैं? पंवार वंश के संस्थापक। क्या मान सकते हैं? पंवार वंश के, इसमें एक नोट कर देना, ये तुम्हारे पास पंवार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? कनकपाल को मानता है, ठीक है? इतिहासकार मानते हैं, ठीक है? इनका टाइम पीरियड ये है। देखो हर इतिहासकार को अलग कहता है, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास जो राव संकटयान थे, वो तुम्हारे पास अजय पाल को क्या मानते हैं? पंवार वंश के वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है? अलग-अलग है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा तुम्हारे कौन मानते हैं? कनकपाल को मानते हैं, ठीक है? फिर तुम्हारे पास बीच में तुम्हारे पास देखो, बीच में बहुत सारे राजा हैं। अब तुम एक चीज़ देखो, जैसे मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारे कितने पीढ़ियों का आँकड़ा है? तुमको अपने पापा का नाम पता होगा, फिर पापा के पापा का दादा का नाम पता होगा। मैंने मान लिया कि दादा के दादा का नाम पता है, लेकिन मैं बोलूँ कि उनके दादा का नाम क्या था? तो इतने सारे राजा थे, मैं कह रहा हूँ कि 60 वंशों तक हमको पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ ना इसमें 60-70 राजाओं को पढ़ना है। इतना तुम्हारे पास होगा नहीं। तो जो हमारे पास जो वंशावली हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा-थोड़ा इनके आंकड़ों को लिखते हैं, और जहाँ-जहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे यहाँ पे जब कत्यूरी वंश आया था ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिखा था हमने भूमि अनुदान, क्या लिखा था? भूमि अनुदान की व्यवस्था हुई थी, ठीक है? भूमि अनुदान मतलब जो तुम्हारे पास मंदिर मठों में भूमि को क्या दिया जाता था? अनुदान किया जाता था। उसमें राजा, जो राजा भूमि को मतलब कि अनुदान करता था, उसमें अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपने मतलब कि वंश का नाम लिखता था। उसी से हमको क्या मिलता है कि थोड़ा बहुत पंवार वंश के जानकारी मिलती है प्रारंभिक की। लेकिन बाद में तो आपको पता है कि धीरे-धीरे तुम्हारे क्यों नहीं लग गया? यहाँ पे लिखित मतलब किताबों की खोज हो गई, धीरे-धीरे तुम्हारे पेपर बनने लगे, तो उसके बाद हमको वहाँ पे लिखित स्रोत भी मिलते हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा लिखना है कि जो तुम्हारे पास श्यामपाल था, दूसरा राजा तुम्हारा ये था। अब इसके बारे में हमको कोई जानकारी मिलती है नहीं। तीसरा तुम्हारे पास थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सोनपाल। कौन है? सोनपाल। सोनपाल इम्पोर्टेंट है कि सोनपाल मानते हैं कि सोनपाल ने अपनी राजधानी, देखो अभी तो राजधानी तुम्हारी कहाँ थी? चांदपुरगढ़। कहाँ थी राजधानी? लिख दो, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मतलब सॉरी, परमारों की कहाँ थी? चांदपुर गढ़। बाद में तो आपको पता है कि 1512 में तुम्हारे पास कहाँ ले गए? अजय पाल देवलगढ़। कहाँ ले गए? देवलगढ़ ले गए, ठीक है? फिर मानते हैं कि 1517 में, 1517 में, या कहीं 1515 दिन का, कहीं 1519 दिन का है, ठीक है? तो इसको जो आप थोड़ा नोट कर देना, जिस भी बुक में जो है 1517 में तुम्हारा कहाँ दे रखा है? श्रीनगर। कहाँ दे रखा है? श्रीनगर। तो अजय पाल बाद अपनी राजधानी तुम्हारे यहाँ ले गए। बाद में तुम्हारे पास राजधानी कहाँ ले गए तुम्हारे? टिहरी ले गए थे, ठीक है? फिर प्रतापनगर, फिर नरेंद्रनगर। ये तो हमको आगे आके देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में लिख दो, सोनपाल के बारे में लिख दो। जो सोनपाल था, इसने जो अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी तुम्हारे कहाँ ले गया? भिलंग घाटी। भिलंग घाटी में तुम्हारे पास ये अपनी राजधानी लेके था, तो कौन? सोनपाल। इसलिए इनको कई कहते हैं कि जो सोनपाल में देखो, कई इतिहासकार कहते हैं कि किसी ने अपनी राजधानी यहीं रखी, और कोई कहाँ ले गया तुम्हारे पास? भिलंग घाटी में ले गया तुम्हारे पास, ठीक है? टिहरी में। तो इसलिए इनको कहीं-कहीं पे सोनवंशी भी कहा जाता है। क्या कहता है? सोनवंशी, ठीक है?
इतना ज़्यादा आपको क्लियर करना है, जितना हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है उसको देखना है, बाकी सोनवंशी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? थोड़ा देखना है कि अगर दूसरी राजधानी तुम्हारे पास कहाँ लेके थे, तो पीलंग घाटी में लेके थे। कौन लेके तुम्हारे पास? सोनपाल। दूसरा तुम्हारे पास एक नाम है, उसका नाम है तुम्हारा क्या है? अनंतपाल। क्या है? अनंतपाल। अनंतपाल से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इनका जो तुम्हारे पास क्या मिलता है? धारसिल अभिलेख। क्या मिलता है? अनंतपाल का तुम्हारे पास धारसिल अभिलेख मिलता है, ठीक है? धारसिल अभिलेख। उत्तराखंड में जो तुम्हारा धारसिल अभिलेख है, अगर आगे किसका है तुम्हारे पास? अनंतपाल का है। और ये धारसिल अभिलेख तुम्हारे पास कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग। कहाँ पड़ता है? इसको थोड़ा नोट करना कि रुद्रप्रयाग में एक धारसिल जगह नाम है, वहां का जो अभिलेख मिलता है तुम्हारे पास किसका मिलता है? अनंतपाल का। और इसी धारसिल अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो तुम्हारे पास इनकी राजधानी तुम्हारे पास कहाँ होगी? पिलंग घाटी में होगी। वो तुम्हारे पास कौन ले गया था? सोनपाल ले गया था, ठीक है? तीसरा नाम तुम्हारे पास आता है लखनदेव या लसनदेव। इसको कहीं पे लखनदेव कह रखा है और कहीं पे तुम्हारे पास क्या कह रखा है? लसनदेव, ठीक है? इसके बारे में तुमको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है कि इसने अपने स्वयं नागरीय अपने नगरीय भाषा में, अपनी नगरीय भाषा में क्या कर रहे थे? मुद्रा लेख छपाया था, मुद्रा छपाया था, ठीक है? मुद्रा छपाया। अब देखो जो तुम्हारा लखनदेव और लसणदेव है ना, इससे आपको दो चीजें यहाँ रखनी है। पहले तो इसने नगरीय भाषा में अपने मुद्रा छपाई थी, छपाए थे, ठीक है? देखो कोई अपनी भाषा में मुद्रा छपा रहा है, जैसे आज के डेट में क्या हम छपा देंगे? उत्तराखंड वाले नहीं, क्योंकि हम किस में, हम एक संघ में आते हैं ना, तो हमारे अंदर तुम्हारे को ना एक राष्ट्र है भारत में, ठीक है? तो केंद्र बाजार रख सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास लखनदेव था, इसने अपने को भिलंग घाटी में एक तुम्हारा स्वतंत्र घोषित किया था। क्या था? स्वतंत्र घोषित किया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि लखनदेव एक पहला शासक था जिसने कि कत्यूरियों को तुम्हारा क्या नहीं दिया था? कत्यूरियों को टैक्स नहीं दिया था। अब बोलोगे भाई कत्यूरी तो खत्म हो गया, लेकिन कत्यूरी खत्म हो गया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता। कोई सत्ता पूर्ण रूप से नहीं होती है ना, अपना शासन तो कर ही रहे। अब तो ये प्रॉपर तुम्हारे पास उन्हीं के शासन में काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इनको टैक्स देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसलिए कहीं कहीं इतिहासकार लिखते हैं कि परमारवज का जो वास्तविक संस्थापक है तुम्हारे कौन है? लखनदेव है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसके साथ आना है? कनकपाल के साथ आना है, जो कि ज्यादा राइटर वो करते हैं, ठीक है? तीसरा तुम्हारे पास है जगतपाल। कौन है? जगतपाल। जगतपाल में थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, जगतपाल का तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास रघुनाथ मंदिर क्या है? रघुनाथ मंदिर। देखो रघुनाथ मंदिर तुम्हारे पास कहाँ है? देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में रघुनाथ के देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में जगतपाल ने तुम्हारे पास क्या करी थी? भूमि दान की थी, ठीक है? वैष्णव धर्म वालों को। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो यहाँ पे जगतपाल है ना, तो मैंने कहा था कि जो भी भूमि अनुदान करता है तो वहां पे अपना नाम लिखा देगा। तो इसमें जगतपाल ने इस अभिलेख में अपना नाम लिखा रखा तुम्हारे पास, जगतपाल रजवार लिखा रखा है। जगतपाल रजवार। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक है? तो इसमें हम लगा सकते हैं कि जो कत्यूरी शासक थे वो अपने नाम की उपाधि में तुम्हारे क्या लिखते थे? रजवार के लिखते थे। ये तुमको सबसे पहले जानकारी तुम्हारे कहाँ से मिलती है? जगतपाल के रघुनाथ मंदिर के अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। अब देखो एक ही दिन में अगर मैं सारे राजा को पढ़ाऊंगा, अब देखो अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा ऐसे ही है, मतलब कि डाटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ठीक है? इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना हमारे पास मिला हुआ है डेटा, हमारे बुकों में मिला हुआ है, उसको हमको ढंग से पढ़ना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास को अपडेट करते रहिए, ठीक है? जैसा आपने आज लिखा कनकपाल, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक पेज छोड़ देना है, जो आपको नई चीजें जानकारी मिलती है उसको उसमें ऐड करते जाना है, ठीक है? तो आज हमने थोड़ा बहुत देखा कि परमार वंश की यहाँ पे स्थापना कैसे हुई, कैसे मालवा से तुम्हारे पास गुजरात के धार नगरी से तुम्हारे पास कौन आते हैं? यहाँ पे कनकपाल आते हैं और यहाँ पे अपने परमार वंश की नींव रखते हैं। जिसके बाद मैंने कहा था कि तुम्हारे पास श्यामपाल, सोनपाल, अनंतपाल, लखन। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर में सीधा आ जाएगा कि रघुनाथ मंदिर में किस परमार वंश के राजा का अभिलेख मिलता है, तो कौन मिलता है? जगतपाल का। सबसे पहले रजवार किसने कहा था? तो जगतपाल ने कहा। इसमें हमको सीधे पढ़ना है 37वां राजा। क्या पढ़ना है? 37वां राजा, जिसका नाम तुम्हारे पास क्या है? अजय पाल। क्या है? अजय पाल। अजय पाल है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से। इनका मानते हैं 1490 से लेकर 1519 तक, ठीक है? इनका शासनकाल इतिहासकार मानते हैं 1490 से लेकर 1519 तक। और ये अजय पाल हमारे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी ज्यादा है, इसलिए क्लास लंबी हो सकती है। इसलिए हम अजय पाल को कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। कैसे हम देखेंगे इन्होंने यहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं शुरू करी थी, ठीक है? और कैसे इन्होंने 52 गणों को, मैंने कहा था अभी तक तुम्हारे पास कितने गढ़ थे?
52 गढ़ थे गढ़वाल में, उन्होंने उन बड़ो गढ़वाल के जितने भी गढ़ थे उनको जीत करके एक संगठित किया और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को एक सूत्र में बाँधने की कोशिश करी और इसलिए हम अजयपाल को अशोक से भी इनकी करते हैं, तुलना करते हैं। कल हम इसमें पढ़ेंगे कि तुम्हारे पास कफू चौहान की कहानी पढ़ेंगे, उपगढ़ से रिलेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग ज़रूर देखें अगली क्लास को कि अजयपाल ने कैसे हमारे उत्तराखंड को एक करने की कोशिश की थी। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, इसलिए आपको फिर भी कह रहा हूँ क्लास के एंड में अगर आपको लगता है कि कहीं पे करेक्शन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको दिलाएँगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।